हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो का जो पोस्ट आया है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने चैनल पर नहीं जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का 13वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पहले हिंदी के देखेंगे, फिर इंग्लिश के देखेंगे, इसके बाद जीएस देखेंगे, फिर सबसे लास्ट में जो है मैथ के 25 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जब जीव के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तब उसमें देखिए अग्र स्वर हो जाता है, मध्य स्वर हो जाता है और पश्च स्वर हो जाता है। लेकिन इसमें जो विवृत स्वर दिया गया ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विवृत स्वर जो होता है ये मुख के खुलने के आधार पर जब भेद किया जाता है तो उसमें आते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आते हैं विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठा। इसमें से कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है जो कि ये लिखा गया है सी पार्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध कौन सा है? ध्वन्यालोक में बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हो। तो ध्वन्यालोक में अगर देखेंगे तो ध्वन्यालोक में सिर्फ ये बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में पशु की अगर हम बात करें तो पशु जो शब्द है एक जाति सूचक शब्द है, जाति को दर्शा रहा था, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा कि एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाए उस शब्द से, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु हो गया, आपका अध्यापक हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, खिड़की है, जानवर है, ठीक है, बाजार है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? इनमें से टहलना क्या है ये बताना। ठीक है, टहलना जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक क्रियात्मक संज्ञा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, क्रियात्मक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है एक बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ठीक है, अब इसमें अगर आपको लास्ट में थी, रही थी, रहा था, रहे थे, अगर आपको लग जाए या दिख जाए तो ये हो जाता है भूतकाल, यानी पास्ट में चला जाएगा, और ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मतलब जो काम चल रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बांसुरी बज रही थी यानी कि वो ये क्रिया क्या है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है या समाप्ति नहीं हुई है, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। दुराशा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो दुराशा शब्द में अगर देखा उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दुर शब्द इसमें क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, तो हो जाएगा दुराशा, और जिसमें दुर शब्द क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, अमृत का विलोम पूछा गया अगले क्वेश्चन में। अमृत का विलोम होता है विष। क्या होता है? विष होता है, जो कि डी पार्ट में है। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गलत है। गलत यहाँ पे अगर हम देखें तो ए पार्ट जो दिया गया है अनुग्रह का आग्रह। ठीक है, तो ये गलत है। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह, ना कि आग्रह। बाकी अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, ये सभी सही हैं। गलत वाला ऑप्शन ए पार्ट है। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद की अगर हम बात करेंगे तो 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट। यहाँ पे पहला इसका जो भेद में आएगा एक अर्थी शब्द आ जाता है, दूसरा हो जाता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा हो जाता है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, चौथा हो जाता है विलोम शब्द अथवा विपरार्थी शब्द। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कमल के पर्यायवाची में देखेंगे तो राजीव होता है, नलिन होता है, उत्पल भी होता है। रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता। रसाल जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समानार्थी शब्द का चयन करना है। संविदा का समानार्थी शब्द, तो संविदा का समानार्थी शब्द होता है ठेका। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म, सही शब्द युग्म बताना है। इंद्रा, इंद्र, इसका सही शब्द युग्म क्या होगा? तो देखिए इंद्रा का अर्थ होता है
इंदिरा का अर्थ होता है इंद्राणी और इंद्र का अर्थ होता है सूर्यपति, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक है, मतलब सही से लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें व्याकरण जानने वाला, तो यहाँ लिखा है वीर प्रसू, जो गलत है। व्याकरण जानने वाले को हम कहते हैं व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला को हम कहते हैं क्षतपूत, लिखा गलत है, क्षण भंगुर कहते हैं, ठीक है, क्षण भंगुर कहते हैं। तीसरा है जिसमें सबकी सम्मति है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ नहीं कहते, इसको हम कहते हैं सर्वसम्मत, सर्वसम्मत, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जो बिना वेतन के काम करता हो वो अवैतनिक, जो कि सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया गया जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो किया जा सके, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अच्युत। क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होता है स्वर्ग प्लस आरोहण, जो कि दिया गया डी पार्ट में। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। नैतत्व में संधि विच्छेद बताना है, नैतत्व में संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे दिया गया है न प्लस एतत्, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद, जो कि ये आएगा किस संधि का उदाहरण है, ये वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में समास की बात करेंगे तो इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है रूप के अनुसार, ठीक है, रूप के अनुसार इसका आता है समास विग्रह। और ये किस समास के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा आपका अव्ययी भाव के अंतर्गत, ठीक है, रूप के अनुसार अव्ययी भाव के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। बेमिसाल में द्वंद्व समास होता है, जो कि गलत है, ठीक है, बेमिसाल में द्वंद्व समास नहीं होगा। बेमिसाल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो बेमिसाल, यहाँ पे लिखा है अव्यय लगा हुआ, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। 19 के सही युग्म कर्महीन, कर्म से हीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो कि सही है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है। सहृदय, सहृदय की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक साधारणीकरण की अवधारणा जो है रस संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ रस हो जाएगा इसका राइट आंसर। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्रस्तुत पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ये बताना, ठीक है। अलंकार की बात कर रहा है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलंकार है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास हो जाएगा आंसर ए पार्ट, मतलब कि पद के अंत में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो जाए, वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। खुदा गंजे को नाखून न दे, इस कहावत का अर्थ क्या है, तो इस कहावत का अर्थ है ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है, ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, इस गद्यांश से आंसर देना। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है, और इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर रखकर, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। चलिए गद्यांश से अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, तो यहाँ पे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर हो जाएगा जीवन के प्रति तार्किक पद्धति करने की जो है निधि दिया है, ठीक है। अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है, तो इस गद्यांश के अनुसार आप देखेंगे इसका आंसर जाएगा सी पार्ट, तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि के कारण जो है छट रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन में हमें बताना पहले 26 नंबर में कि ग्रामेटिकली एरर कहाँ दिया गया है। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्नड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स, यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया ये बताना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लूरल वर्ब जो हैव बीन लगा हुआ है, इसके स्थान पर सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ईच ऑफ जो लग गया है आगे, तो ईच ऑफ के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ आपको अगर कहीं मिल जाए प्लस प्लूरल नाउन लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो गलती कहाँ पर है, गलती है हैव बीन में, तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें फिलअप करना है। हिज क्लॉथ्स वर वे ओवर डैश टॉप फॉर सोमबर ओकेजन, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या भर देंगे यहाँ पे, जो कि आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे द भरा जाएगा, ठीक है, द, ठीक है, क्योंकि रिक्त स्थान में द इसलिए होगा, डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें ओवर द टॉप जो लिखा ओवर द टॉप, तो ओवर द टॉप मतलब होता है एक्सट्रीमली, ठीक है, या फिर एक्सेसिवली फ्लेमबॉयंट बियॉन्ड और आउटरीजियस, तो ये होता है इसका मतलब, जो कि यहाँ पे फिट बैठता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर अगले में हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है। मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, यहाँ पे हमें इसका जो है इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए 28 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर हर ऑफिस देन, नाउ का देन हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेशन रूल के अनुसार नाउ का देन हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बताना एक्टिव और पैसिव वॉइस। सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स, इसका हमें क्या बनाना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो बनेगा लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर्स। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इस इडियम का हमें बताना है अर्थ। द अबुल इन अ चाइना शॉप, इसका क्या अर्थ होगा, तो अबुल इन अ चाइना शॉप इसका अर्थ होता है एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, ठीक है, या फिर क्लमजी पर्सन यानी कि अनुपयुक्त यानी कि भद्दा इसको कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया, अ सर्टेन फॉर्म ऑफ ए वर्ड अथवा आर फ्रेज, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज के लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे एब्रिविएशन, क्या प्रयोग करेंगे, एब्रिविएशन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ है ये बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पर ग्लूटोन। ग्लूटोन जो दिया गया है ये जो है गलत लिखा गया है, इसका सही रूप से GLUTTON होना चाहिए था, ठीक है। ग्लूटोन मतलब होता है पेटू, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, मतलब कि पर्यायवाची बताना है। डिसोलेट का पर्यायवाची, तो डिसोलेट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है, डिसोलेट का अर्थ होता है उदास होना, उदास होना इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, इसका पर्यायवाची बनेगा 33 का बी पार्ट बन जाएगा ब्लीक, ठीक है। ब्लीक मीन्स भी उदास होना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है सिनोनिम्स, मतलब कि पर्यायवाची बताना है इसका फेरेसियस का, फेरेसियस का फिरोसियस, फिरोसियस का पर्यायवाची, तो फिरोसियस मीन्स होता है खूंखार, खूंखार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फियर्स, फियर्स हो जाएगा जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। चलिए अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसका बीसीच का बताना है। बीसीच मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करने का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। विलोम इसका क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना का विलोम हो जाता है कमांड, कमांड मीन्स होता है आदेश देना, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ए पार्ट क्या हो जाएगा, आदेश देना। इन्वोक मीन्स होता है विनती करना, इन्वोक मीन्स होता है विनती करना, मतलब इसका ये क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लोर, इम्प्लोर मीन्स भी विनती या प्रार्थना करना, ठीक है। एक्सॉर्ट जो लिखा हो इसका मतलब होता है समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में 36 में बताना है एंटोनिम, ठीक है, किसका, ऑफ बीट, ऑफ बीट का एंटोनिम बताना। ऑफ बीट मतलब होता है असामान्य, असामान्य, ऑफ बीट मतलब असामान्य होता है। इसका एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्द हो जाएगा कन्वेंशनल, क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल, इसका अर्थ हो जाएगा पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फिलअप करना है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही ऑफिस लेट दैट डे, यहाँ पे क्या भर देंगे जिससे कि कंप्लीट वाक्य बन जाए, तो यहाँ पे भर जाएगा रीच्ड, ठीक है, ही रीच्ड ऑफिस लेट दैट डे, ठीक है। पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, रीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है रीच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एग्स आर सोल्ड डैश द डजन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, बाई हो जाएगा, क्योंकि किसी जो है डजन जब होता है मेजरमेंट के भाव को जब व्यक्त किया जाता है तब वहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर भी भरना है। दिस इज द रीजन दैट आई डोंट अटेंड पार्टीज, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दिस इज द रीजन डैश आई डोंट अटेंड पार्टीज, यहाँ पे क्या भरेंगे बीच में, तो 39 कड्डी में व्हाई, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट अटेंड द पार्टी, ठीक है। व्हाई जो होता है यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से प्रयोग किया जाएगा, जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कारण बनने के लिए जो है बताने के लिए होता है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
व्हेन आई सॉल्व द सम डैश आई वाज वेरी हैप्पी, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे भरा जाएगा ए पार्ट माई सेल्फ। व्हेन आई सॉल्व द सम माई सेल्फ, ठीक है, आई का माई सेल्फ लगेगा, आई वाज वेरी हैप्पी। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में भी हमें भरना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या भरेगा, व्हाट ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज, यहाँ पे सबसे आगे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा ओह, ठीक है, ओह के बाद लगेगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा ओह, तो ओह शब्द यहाँ भरा जाएगा, ओह व्हाट ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, मतलब पंक्चुएट बताना कि सही रूप से कौन सा इसमें से लगा हुआ है। तो बी पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये करेक्ट लिखा है, सी वाज विजिटिंग फॉर अस फॉर समर, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। बाकी हैड सी मिस्ड अस, यहाँ पे गलती किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है जो कि गलत है। चलिए, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ बट वन डे द ट्रूथ विल कम डैश, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आउट, ठीक है, कम आउट यहाँ पे लगेगा, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, मतलब कि अलंकार बताना, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि अलंकार बताना इंग्लिश में। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हैज बीन यूज्ड इन अबव सेंटेंस एंड ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच सीमिंगली contradictory terms appear side by side। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 45 में बताना ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज, यहाँ कहाँ पर गलती किया गया ये बताना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस फर्नीचर है जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस फर्नीचर हैज का प्रयोग की अगर हम बात करें, दिस फर्नीचर्स ना होके यहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर का प्लूरल जो है यस या यस लगाकर नहीं बनाते, तो गलती ए वाले में है, दिस फर्नीचर्स है जो लिखा गलत है, यहाँ पे यस नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। कुंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स, यहाँ पे गलती किया गया क्वेश्चन नंबर 46 में, तो यहाँ गलती किया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, डी पार्ट में गलती, अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स, अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स के स्थान पर फॉर दिस हैवी बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि के लिए के सेंस में यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो फॉर का प्रयोग यहाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर अगले में भी बताना 47 में, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर, तो कहाँ गलती हुई है, तो गलती हुई है बी पार्ट में, ठीक है, एज यू, एज के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है, एज के स्थान पर व्हेन लगना चाहिए था, क्योंकि इनका प्रयोग जो है उपयुक्त अर्थ में करा जाता है, जैसे एज का प्रयोग जैसा में करते हैं और व्हेन का प्रयोग करते हैं जब। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में भी हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट एट बीन फाइनलाइज, कहाँ पर गलती की गई है, तो 48 के बी में गलती की, हैव नॉट एट जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट द वेन्यू जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट द वेन्यू ये सिंगुलर फॉर्म का है, और वर्ब भी क्या होगा इसके अनुसार सिंगुलर लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ है, तो हैव के स्थान पर यहाँ पे हैज का प्रयोग करना चाहिए था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। प्रोस्क्राइब का अगर अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है रोक देना, ठीक है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग सिनोनिम्स मतलब बैन कर देना, मतलब प्रतिबंध लगा देना, रोक देना, इसका भी यही अर्थ हो जाएगा, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, तो चोरी करने की बीमारी को हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, वन वर्ड में, ठीक है, क्लेप्टोमेनिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। प्लंडर जो लिखा हो, प्लंडर का अर्थ होता है लूटना, प्लंडर का क्या अर्थ होता है लूटना, ठीक है। और मैगलोमेनिया का बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 अब देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
किसी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था? तो यह किया गया था हरिहर और बुक्का नामक दो जो थे, इन्होंने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तरी तट पर जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का जो थे ये काकतीय राजवंश के अधीन सामंत थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो उनका क्या नाम था? इधर दिया गया ए पार्ट, इसके बाद बी सी डी इधर पार्ट दिया गया है तीनों। तो पहले उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? ठीक है, तो 54 में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, अवध के किसानों के द्वारा आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि अवध के किसानों का जो आंदोलन था वो बाबा रामचंद्र जो थे, इन्होंने प्रतापगढ़ में 1920 को किसान सभा का गठन किया था, अवध किसान सभा का, और ये जो किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था, और इन्होंने ही अवध के किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, कपड़ा मिल वर्क्स आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1918 में हुआ था, और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरोध चंपारण जो आंदोलन हुआ था ये 1917 में। ठीक है, गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह खेड़ा के किसानों में समर्थन अगर हम बात करेंगे तो खेड़ा के किसानों के समर्थन में किया गया सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था इन सब तीनों का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो वो थी भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा पारसी क्रांतिकारी थी, पारसी, जिन्होंने बाहर रहकर, देश के बाहर रहकर जो है इन्होंने काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इनमें से? तो कौन वो अक्षांश का बताइए? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को जो है सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और 21 जून की स्थिति को जो है कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस पर क्या होता है? सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं के उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गेहूं जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 58, वर्षा या ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए 58 में आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसको हम कहते हैं मेघ विस्फोट। क्या कहते हैं? मेघ विस्फोट। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सवाना घास को। सवाना घास के मैदान के नाम से उष्णकटिबंधीय घास की भूमियों को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य नहीं है इनमें से? तो ऊर्जा का नवीकरणीय योग्य स्रोत इसमें से देखा जाएगा तो वो होगा प्राकृतिक गैस, जो नहीं होगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो उनका नाम था राजेंद्र मड लोढ़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अभी भारत के वर्तमान में देखा जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश जो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? तो मौलिक कर्तव्य इनमें से देखा तो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो कि ये मूल अधिकारों में आता है, मूल अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यही हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना सभी मौलिक कर्तव्य हैं, बल्कि ये जो पार्ट है वो मूल अधिकार है। चलिए, नीचे दी गई धातुओं में से कौन सी विद्युत की सर्वोच्चतम चालक है? इसमें सर्वोत्तम चालक इसमें से अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा सिल्वर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो होता है Ag। Ag से इसको डिनोट करते हैं। चांदी के बाद होता है कॉपर का सर्वोत्तम जो है उच्च चालक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या है। CH4 में कार्बन की संयोजकता की बात करेंगे तो 4 होता है, आंसर बी पार्ट है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। चलिए खादी ग्रामोद्योगों द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना स्पिन का फुल फॉर्म क्या है। स्पिन के फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका दिया गया है, ये स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो यह आलू के उत्पादन से संबंधित है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। गोल्डन क्रांति जो होता है वो शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो तेल मतलब तेल के बीज के उत्पादन से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। भिंडी उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो पर भड़ी क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए पेंटियम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है। पेंटियम का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, यूपीएस का फुल फॉर्म बताना। यूपीएस का फुल फॉर्म कंप्यूटर टर्म में, तो इसका जो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, यूपीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था। मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था, वो नगर था कानपुर। ठीक है। कानपुर में सूती मिलें अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वाराणसी के निकट स्थित मंडुआ डीह किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका क्या आंसर जाएगा, तो 72 का आंसर जाएगा सी पार्ट। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे है, स्थित है, जो कि एक कारखाना है और इसका यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई। तो चींटियों की नई प्रजाति की खोज की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अभी हाल ही में हुआ, जो कि सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किया गया। 74 है, वो भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की, उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इनमें से किसने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है, तो उनका नाम है दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने T20 से अभी संन्यास लिया है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, 2 जून 2024 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ है, श्रीनगर में। ये 2024 का 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग है ये श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। तो ये हो गया जीएस के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, सॉरी 76 है क्वेश्चन नंबर मैथ के। शुरुआत करेंगे। यहाँ पे दिया गया कि यदि एल्फा और बीटा दोनों जो अगर समीकरण जो दिया गया है इसके मूल हैं। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पे इसके मूल है, तो वो समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा की पावर 5 तथा बीटा की पावर 5 है। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो अल्फा बीटा समीकरण के मूल दिए गए हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का मान हम यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद हम जो है इसको समीकरण में बनाएंगे। तो समीकरण जो दिया गया है हमारा वो कितना दिया गया है, समीकरण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसके मूल, अब मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग जो फार्मूला होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। यहाँ पे माइनस बी मतलब माइनस बी का मान 1 हो जाएगा। एक्स के बगल में जितने भी अंक लिखे होते हैं बी के मान होते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले जो अंक लिखे होते हैं वो ए के मान होते हैं, बाकी जो अंक गणितीय मान लिखे होते हैं वो सी का मान होता था। बी के पहले बी का मान यहाँ पे 1, ए का मान भी 1 है, तो बी का मान 1, ए का मान मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है,
-1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या मान आएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपान ए होता है, तो सी बराबर है -1 अपान ए, मतलब कि -1 हो जाएगा। तो दोनों का मान हमें क्या आया, -1 टू -1। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और +2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा मतलब कि +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 1 3, 3 आ गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा प्लस बीटा -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 इंटू -1, ये अपना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -3 मतलब -4 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इनको दोनों को गुणा करेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को गुणा करेंगे, एक ब्रैकेट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को गुणा करेंगे। तो ये हमारा मान आ जाएगा। अगर हम इससे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा से, तो इन समीकरण में गुणा करते हैं तो अल्फ़ा की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा, तो बीटा क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर बीटा स्क्वायर से अगर हम गुणा करते हैं तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा की पावर 5 हो जाएगी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान है 3 रख देंगे, और अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब का मान है -4, इसको रख देंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इकट्ठा करेंगे और ये बचेगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों में से, तो ये बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर, ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा ये, और अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 हो जाएगा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब कि 1 हो जाएगा, ये प्लस करके आएगा +1 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, तो -1 अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -12 इधर दिया गया, -1 इधर जाएगा तो +1 जाएगा, और +1 क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा, तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बराबर हो जाएगा -11 के। ये हमारा जो है मूलों का योगफल आ गया, जिसका हमें निकालना क्या है, समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण जो निकालना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा की पावर होल 5 बराबर 0। ये होता है जो है द्विघात समीकरण मूलों से बनाने का। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, माइनस मूलों का योगफल है -11, तो -11 रख देंगे इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा निकल के आया था -1, तो -1 की पावर 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 11x, और ये -1 की पावर 5 यानी संख्या क्या हो जाएगी, विषम है ऊपर पावर में, तो -1 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा मूलतः जो समीकरण आ गया वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x -1 बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो ये डी पार्ट सही है, ठीक है, डी पार्ट सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x -1 बराबर 0। चलिए तो इस तरीके लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 77 नंबर, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है कि जो संख्या दी जाती है उनके सभी का योग कर लीजिए, और योग अगर पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या जो होगी वो 9 से विभाज्य होगी। अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन दिया गया 7 + 3 + 4 + 8 + 9 + 5। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, तो ये आता है आपका 36। इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 9 चौक 36। मतलब कि ये जो संख्या बनी है डी पार्ट वाली, ये पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी आप कर लीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया है, 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज है उनका योग क्या होगा। तो 1 से लेकर 200 के मध्य आने वाली 5 की जो गुणज संख्याएं होंगी वो क्या क्या होंगी, तो 5 हो जाएगा, पहले 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, एंड ऐसे करते करते 195 तक ये जाएगा। ठीक है, अब इनके मध्य ही निकालना है, इसीलिए हम 200 को नहीं लेंगे। 1 से 200 को दी गई संख्या जो होगी ये समांतर श्रेणी में होगी। समांतर श्रेणी में यहाँ पे हम लगाएंगे तो ए बराबर 5 है। यहाँ पे nवा पद अगर हम निकालते हैं इसमें तो क्या निकल के आएगा, l बराबर हो जाएगा यहाँ पे 195, और d बराबर यहाँ पे मतलब सार्वंतर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसके बाद जो nवा पद का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो nवा पद बराबर होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पे nवा पद 195 है, a का मान 5 है, प्लस n निकालना है हमें, d का मान 5 है, रख देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 इधर लाएंगे तो 190 हो जाएगा, n-1 × 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तियां 15, 4 5 8 40, तो n-1 बराबर 38, तो n बराबर हो जाएगा 39। ठीक है, 39 क्यों जाएगा, ये एक उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा और जुड़ जाएगा। अब योग 39 पद है टोटल, तो योग होता है n/2 × a + l। ये योग होता है जहाँ l क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे रख देंगे मान 39/2, 5 + 195। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 39/2 × ये हो जाएगा 200, कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3900, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा 3900। ठीक है, इन्हीं का योग निकालना था तो ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है इस तरीके से ऑप्शन में 79। मान लीजिए 4 संख्याएं दी गई, छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच है स्थित है तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, तो जो संख्याएं हमें दी गई 2 3 4 5 6 7, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाता है, एलसीएम इसका आ जाता है 420। अब जो 420 आ जाता है, शर्त के अनुसार अगर हम देखते हैं तो s का मान जो दिया गया है वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, ये आप क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसलिए x बराबर अगर 420 कर देते, 420 में हम k का गुणा कर देते हैं तो +1 कर देते हैं, तो ये हमें आना चाहिए 2 से 2500 के बीच। अब अगर हम k बराबर 5 लेते हैं, k बराबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। ठीक है, k बराबर हम लेते हैं 5, तो k बराबर जब 5 लेंगे तो इसको हम रखते हैं तो x बराबर क्या जाएगा 420 × 5 + 1। 420 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 + 1, ये हो जाएगा 2101, जो कि ये 2000 और 2500 के बीच स्थित पहली संख्या होगी जो x का मान आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका हमें अंकों का योग बताना है, x के अंकों का योग। तो इसका हम जोड़ेंगे 2 + 1 + 0 + 1, तो 2 1 3 1 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इसका डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ये गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, इसको आप करिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा और फिर इसके बाद कमेंट में इसका आंसर बताइएगा 80 नंबर का क्या होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, और दिया गया यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठवीं संख्या का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं जो छठवीं संख्या है वो क्या है, छठवीं जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी x मान लेते हैं।
अब जो 5 संख्याओं का योग जो बता रहा है क्वेश्चन में, 5 संख्याओं का योग, वो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना, तो छठवीं संख्या x हो गई तो इसका 7 गुना तो 7x हो जाएगा। तो टोटल 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, टोटल 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 136 दिया गया है उन संख्याओं का औसत, गुणे 6 कर देंगे तो ये इनका योग निकल के आ जाएगा कितना, 816। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या दिया गया 5 संख्याओं का योग 7x प्लस छठवीं संख्या x, इन ये दोनों का योग बराबर ही हो जाएगा 816 के। तो 8x बराबर 816 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 कमा 8 8 दूनी 16, तो x बराबर 102 आ जाएगा। हमें छठी संख्या निकल के आ गया, छठी संख्या हमने x माना था तो 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। आप देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक जो है वो 144 हो। हमें ऐसी दो संख्याओं का ज्ञात करना है 182। देखिए मान लेते हैं संख्याएं ए व बी हैं, तो इनका औसत अनुपातिक जो होगा, औसत अनुपातिक इनका क्या होगा, फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी के, ये होता है इनका औसत अनुपातिक। तो अंडर रूट ए बी बराबर दिया गया 18, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, इनका वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में तीसरा अनुपातिक दिया गया है, तीसरा अनुपातिक का मान कितना दिया गया है, तीसरा अनुपातिक का मान हमें दिया गया 144। तो तीसरा अनुपातिक जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, ये इसका फार्मूला होता है तीसरा अनुपातिक निकालना हो तो, ये बराबर के दिया गया है 144 के। तो यहाँ पर अब इन दोनों समीकरण जो बना है ए बी बराबर 144 और बी स्क्वायर अपान 144, इनको अगर हम गुणा कर दे रहे हैं दोनों को, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर अपान ए बराबर हो जाएगा 324 गुणे 144। ठीक है, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा बी क्यूब बराबर 324 गुणे 144। 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9। 144 को अगर हम 12 गुणे 12 है ना, तो इसको हम कहें 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 3 3 6, तो 2 बार ये होगा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हम इसको डिवाइड में तोड़ सकते हैं। तो अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 पेयर निकल के आएगा बाहर, तो एक 9 आ गया, एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, 9 दूनी 18 दूना 36। तो बी का मान हमें कितना हो गया, 36 पता हो गया। तो ए का मान क्या होगा, अब बी स्क्वायर अपान ए बराबर 144 है दूसरे समीकरण में, जिसमें बी का मान अगर हम रखते हैं तो 36 का स्क्वायर बटा ए बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, 36 गुणे 36 कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो ए का मान आ जाएगा 36 गुणे 36 बटे 144। ठीक है, ये हो जाएगा। कैंसिल करते हैं तो 12 से जाएगा ये, 12 3 36, 3 चौक 12, 4 9 36, तो ए का मान आ गया 9। तो ए का मान आ गया 9, बी का मान आ गया 36, तो हमारा यही हो गया आंसर। तो 9 और 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी हमें निकालना था। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम देखते हैं 83। 83 नंबर संख्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने परसेंट तक बढ़ाया जाए कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं जो थर्ड संख्या है, तीसरी संख्या, वो कितनी है, 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली वाली हो जाएगी 100 माइनस 40 कम है, तो माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80, क्योंकि 80% कम है। 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 हो जाएगी दूसरी संख्या। अब पहली संख्या के बराबर मान के लिए दूसरी संख्या में की गई जो परसेंटेज वृद्धि होगा कितना होगा, तो 60 माइनस 20 अपान 20 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 60 माइनस 20 मतलब 40 अपान 20 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं 20 दूना 40, तो 200 माना जाएगा, तो 200% इसका राइट आंसर है। ठीक है, 200, जो कि कहाँ पर दिया गया है, डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 200% बढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 34 दिया गया कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी मतलब पॉजिटिव, इसके बाद अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान संख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 30% बढ़ाई गई। 30% बढ़ाएगी मतलब इसको अगर हम 30/100 करते हैं, यानी कि 3/10,
यानी कि पहले वर्ष 10 थी तो अगले वर्ष हो गई 13। फिर इसके बाद 15% कम किया गया, 15% कम किया गया मतलब 15/100 मतलब 3×5 = 15 और 20 हो जाएगा 3/20। यानी कि पहले वर्ष 20 थी तो उसकी अगले वर्ष कितनी हो गई, 17 हो गई। ठीक है, 17 हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे गुणा। तो पहले वर्ष का निकल आएगा 20×200 रेशियो और 17 × 3 हो जाएगा 221 रेशियो। अब वर्तमान में जनसंख्या जो दिया गया वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 11,050, माने कि 221 रेशियो का मान दिया गया है 11,050। 11,050 तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1150/221 करेंगे। ये देखिए ये कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1:50 के, 1:50 के। अब जब 1:50 के हो गया, हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताना है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी, 200 रेशियो। तो 200 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 50×200। तो 50×200 मतलब 10, 5 में 10, 3 0 और तो 10,000। तो 10,000 थी 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 10,000। सी ऑप्शन राइट है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 हो गया, अब 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, एक आदमी ने दो उपहार प्रत्येक 30 रुपये में खरीदे। 30-30 रुपये के 2 उपहार खरीदे। एक उपहार से उसे 18% का लाभ हुआ, दूसरे उपहार से उसे 18% का हानि हुआ। तो समग्र लाभ हानि क्या होगी, समग्र लाभ हानि के लिए होता है 18, अगर हानि हुआ है तो -18 और -18×18/100। ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। 18×18 324 माइनस में आएगा, तो ये हानि हुआ। समग्र हानि हो गया 3.24%। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया कि समग्र लाभ हानि जो हुआ है वो रुपए में बताना है। तो ये परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से परसेंटेज, लेकिन अब इसको रुपए में बताएंगे। तो 60 रुपये, 2 सामान लिया गया, 30-30 के रुपये, 60 रुपये लिया गया, तो 60 रुपये का हम 3.24% निकाल लेंगे। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.9। ये लगभग के हो जाएगा 2 रुपये के। ठीक है, तो 2 रुपये की आपको हानि हुई। क्या हुआ, 2 रुपये की आपको हानि हुआ। ठीक है, तो 2 रुपये का आपको हानि हुआ। आंसर हो जाएगा इसका 2 रुपये की हानि हुई, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेचा। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि और खर्च किया। यानी कि 576 रुपये का रेनू ने खरीदा और रेनू ने फिर 224 रुपये और उस पर खर्च किया। इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। ठीक है, तो रेनू के लिए लाभ का परसेंट बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे कि जो सुधा के लिए जो क्रय मूल्य है, सुधा के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो सुधा के लिए क्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाता है 100/80। ठीक है, 20% की हानि हुई 576 पर, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो 576 अगर हम इसको निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 720 रुपये। ये सुधा के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब निकालेंगे रेनू के लिए क्रय मूल्य। तो रेनू के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रेनू के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे तो वो रेनू ने 576 में खरीदा था प्लस 224 रुपये और उसमें लगाया, खर्चा किया, तो ये दोनों मिला के 800 रुपये में जानो उसको पड़ा खरीद मूल्य। तो इस प्रकार अभी हम देखेंगे रघु के लिए जो है क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य। तो रघु को ऐसी कीमत पे बेचा गया जिससे सुधा को 24% का लाभ हो, मतलब कि सुधा को 24% का लाभ हो। तो रघु का क्रय मूल्य क्या था, रघु ने कितने, तो 720 का 124% निकालेंगे, जो ये दिया गया है रघु के मतलब रघु के द्वारा दिया गया रुपया। तो ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है आपका 72×124/10। फिर है रेनू के लिए लागत मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, रेनू के लिए लाभ परसेंट निकालना, इसलिए उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूरी है।
तभी हम उसका अनुपात निकाल पाएंगे, मतलब उसका क्या लाभ निकाल पाएंगे, लाभ परसेंट। तो रेनू के लिए अगर हम इसका सीपी रेशियो एसपी निकालते हैं तो ये हो जाता है, रेनू के लिए जो सीपी है वो है 800 रुपये, और ये जो रघु के लिए क्रय मूल्य है ये हो जाएगा उसके लिए रेनू के लिए विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 गुणे 124/10। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 10 से अगर हम गुणा करते हैं और ये हम काटते पीटते हैं इसमें, ठीक है, तो कैसे कटेगा, कैंसिल होगा, 8 से काटते हैं, 8 9 72 क्या हो जाएगा, 8 दाई 80, 100 आ जाता है, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, तो इसको अगर हम काटते हैं 2 से, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तैया 6, 3 बार जाएगा, और 2 एकम 2 31 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 50 अनुपात 31 गुणे 9/5, ठीक है। 5 से अगर हम सब में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 31 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, और गुणे 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम और गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 7 पचे 35, 4 39, और 5 दूनी 10, और 3 13। सर यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये जो गुणे 5 किया गया, गुणे 5 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जब 5 से हम गुणा करेंगे तो ये क्या होगा कि ये 5 जो है जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 5 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 250 अनुपात 279, ठीक है, ये हो जाएगा 250 अनुपात 279। तो 250 जो है ये सीपी है और ये हो गया एसपी। तो इसको लाभ कितना हुआ, तो 250 20 70 और 9, तो मतलब कि यहाँ पे 29 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। 29 रुपये का लाभ होता है 250 पर, इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। 50 25, 5 दूनी 10, 29 दूना 58/5, और जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, और 5 36, तो 11.6% इसका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। तो यहाँ पे 29 जो आया है ये प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट रेशियो में आया है, ठीक है, समझिए। ये यहाँ पर क्या किया गया था कि ये 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो इधर 5 से गुणा होगा, लेकिन इधर 5 से जो गुणा होगा तो 5 से 5 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 31 गुणे 9 रह जाएगा, सिर्फ 31 गुणे 9 अनुपात इधर 50। तो इस तरीके से 50 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250, इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है 36,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज बताना है, ए से प्राप्त क्या बताना है, कुल ब्याज बताना है। तो मान लेते हैं ए की धनराशि कितनी है, तो ए की धनराशि जो है वो एक्स है, रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी की धनराशि क्या हो जाएगी, तो बी की धनराशि हो जाएगी 36,000 जो दिया गया है 2 भाग में बांटा गया, तो माइनस क्या हो जाएगी। अब इन दोनों पे जो PRT/100 साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो लगाएंगे, तो यहाँ पे ए के लिए हो जाता है x रुपये इंटू आर का मान 15% इंटू 2 वर्ष के लिए जाता है 100, ये हो जाएगा ब्याज इसका। और बी के लिए हो जाएगा 36,000 माइनस x रुपये, ये पी हो जाएगा, मतलब मूलधन हो जाएगा, इंटू 15% ब्याज के लिए और 4 वर्षों के लिए लगाता है, तो ये 4 हो जाएगा इंटू, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ से हम करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 2 15 से 15 कैंसिल, 2 दूनी 4 कट जाएगा, x बचेगा, x बराबर 36 दूना 72,000 माइनस 2x, ठीक है। तो इस तरीके से जब पक्षांतर करेंगे x तो 3x बराबर हो जाएगा 72,000 के, तो x बराबर हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24,000। x बराबर जो 24,000 आ गया, तो a को प्राप्त कुल ब्याज, ए को ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 24,000 गुणे 15 गुणे 2/100, ये ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ से 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30, 24
गुणे 3 मतलब 24 तियाँ 7200, तो ये हो जाएगा 7200 रुपये एक को ब्याज प्राप्त होगा। यही आंसर हो जाएगा 7200 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन में डी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 88। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 रुपये था, तो मूलधन क्या था? तो 10% वार्षिक मिल रहा है, उसको दर है 10%, मतलब 1/10, मतलब कि पहले वर्ष 10 रुपये मिला, अगले वर्ष 11, फिर 10 मिला, फिर 11, फिर 10 मिला, फिर 11। अब मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज है तो इन तीनों का वर्ग कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 1000 उसका मूलधन हो जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 मतलब 1331 उसका मिश्र धन हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इनमें से हम क्या करते, दोनों को घटाते, तो 331 रुपये उसका हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज। हमें दिया गया है कि जो मिश्र धन है वो 10,648 रुपये था, तो मतलब कि 1331 रेशियो के बराबर 10,648 रुपये दिया गया है। इसको बराबर कर देंगे तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10,648 बटे 1331। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार, तो एक रेशियो के कितना हो जाएगा 8 बार। हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन हमारा ये है। ठीक है, मूलधन हमारा क्या है 1000 रेशियो के, तो एक रेशियो का मान पता है 8000, तो 1000 रेशियो के, तो 1000 गुणे 8, तो ये बराबर हो जाएगा 8000 रुपये। तो हमारा जो मूल रेशियो है मूलधन वो कितना हो जाएगा 8000 रुपये। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा 8000 रुपये, ए पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। दिया गया ए और बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी जो है लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। ठीक है, जबकि बी क्या करता है, अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है प्रत्येक तिमाही, और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपये था, तो अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे ए, बी और सी के लाभों का अनुपात। तो लाभों का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभों का अनुपात, इन तीनों के लाभों का अनुपात कैसे निकलेगा, तो हम जब देखेंगे कि ए ने क्या किया, प्रत्येक तिमाही, मतलब अगर एक साल में तिमाही तिमाही करेंगे तो 4 बार होगा, 4 बार देना पड़ेगा, 4 बार जो भी होगा 4 बदलेगा, 4 तियाँ 12, 4 तिमाही बनेगी। तो ए ने अपनी पूंजी को हर तिमाही आधा करता है, मतलब कि उसकी पूंजी कितनी है, 4 है, 4:2:9 के ये पूंजी हो गई ए, बी और सी की। तो ए की पूंजी जो 4 है, तो पहले तिमाही तो 4 गुणे 3 किया, फिर अगले तिमाही 4 का 2 कर लिया, आधा कर लिया, तो 2 गुणे 3 हो गया। फिर अगली तिमाही क्या किया, 2 का आधा कर लिया, तो 1 गुणे 3 हो गया। फिर अगली तिमाही इसका भी आधा कर लिया, तो 1/2 गुणे 3 हो गया। तो ये हो गया ए का लाभ। अनुपात के बी के अनुपात क्या होगा, बी क्या करता है, अपनी पूंजी का अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है बी हर तिमाही। तो बी की जो पूंजी है 2, 2 को क्या करेगा, ये अपनी पूंजी को दोगुना करता चला जाएगा। मतलब कि ये पहली तिमाही तो देगा 2, मतलब कि 2 गुणे ये करेगा 2 गुणे 3, पहली तिमाही होगी। दूसरी तिमाही 2 को 4 कर लेगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा। तीसरी तिमाही 4 को ये 8 कर लेगा, 8 गुणा 3 हो जाएगा। और चौथी तिमाही को 8 का 16 कर देगा, दुगुने कर देगा, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। ये हो गया बी का लाभ। अब अनुपात 9 का लाभ, सॉरी सी का लाभ। सी क्या करता है कि कोई तिमाही में कोई बदलाव नहीं करता, तो सी का लाभ है 9 गुणे 12, ये हो जाएगा सी का लाभ। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3/2। तो 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 12 6 18 और 3 21, 21 प्लस 3/2 ये ए वाला आ जाएगा। अनुपात बी का देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 4 तियाँ 12, 8 त्रिक 24, 16 तियाँ 48। इसको अगर हम जोड़ते हैं पूरा तो यह आ जाता है 90 के, और 12 गुणे 9 ये हो जाता है 108 के। ठीक है, फिर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 21 दूना 42, 3 45/2 हो जाएगा, 45/2
अनुपात 9:108। अब इसको हम भाग गुणा जोड़ घटाव करते हैं। यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अनुपात 90 गुणे 2 अनुपात 108 गुणे 2, ये हो जाएगा। अब इसको हम कुछ और कैंसिल करते हैं। 3 से अगर हम कैंसिल करें तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 गुणे 2 और गुणे 2, ये आ जाएगा। अभी ये 3 से और कट सकता है, 3 पचे 15 ये चला जाएगा, 3 एकम 3 10 गुणे 2 हो जाएगा, अनुपात 3 एकम 3 दूनी 6 अनुपात 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 10 5 अनुपात 20 अनुपात 12 दूना 24 के। तो 5 अनुपात 20 अनुपात 24, ये हो गया ए बी और सी के लाभों का अनुपात। अब क्या हमें कहा गया कि ए का लाभ 24,000 रुपये था, ठीक है ऑप्शन में। तो देखिए ए का लाभ 24,000 रुपये था और हमें जो है मान लेते हैं कि कुल लाभ कितना था। कुल लाभ जो था वो था एक्स। मान लेते हैं कुल लाभ कितना है, एक्स है। तो ए का लाभ हो जाएगा कितना, ए का लाभ हो जाएगा 5 लाभ है बटे 5 + 20 + 24, इनके अनुपातों को जोड़ देंगे इंटू एक्स, कुल लाभ हो जाएगा। ए का लाभ है 24 तो इसको कर देंगे 24,000 बराबर 5 बटे ये जुड़ जाएगा तो 49 आ जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको, 5 से कैंसिल होगा, 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40, 4800 बचेगा। अब ये हो जाएगा 49 से गुणा इसमें, x बराबर 49 गुणे 4800। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,35,200। तो ये हो जाएगा कुल लाभ, x का मान कुल लाभ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये 2,35,200। 2,35,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, किस अनुपात में 250 रुपये प्रति बैग लागत वाले सीमेंट को 325 रुपये प्रति बैग लागत वाले सीमेंट के साथ अगर मिलाया जाना चाहे ताकि मिश्रण की कीमत 300 रुपये प्रति बैग हो जाए, और सीमेंट का एक बैग जो था 50 किलोग्राम का होता है, तो इसको हम किस अनुपात से मिलाएंगे। तो मिश्रण का नियम है 250, मिश्रण का अनुपात है, ठीक है 250। इसके बाद दिया गया है कि 325, इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएंगे जिससे हमारा मिश्रण जो है प्रति बैग 300 रुपये कीमत हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा बीच में 300, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो अनुपात हमें पता चलेगा 300 में से 325, 300 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 250 300 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 25 दूना 50। तो 1:2 हमारा रेशियो आ जाएगा। 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो इनकी दक्षता पे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी की कार्य दक्षता हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं बी 100 है तो बी की तुलना में ए 40% अधिक है, मतलब कि 140 हो जाएगा। और सी जो है क्या है 80%, 20% कम है, मतलब कि सी का हो जाएगा कार्य दक्षता 80। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 0 0 0, 2 सत्ते 14, 7 बार, 2 5 बार, 2 4 बार, तो 7:5:4, इसकी हो जाएगी ये कार्य क्षमता। इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, मतलब ये इतने कार्य करते हैं, 7 5 और 4 कार्य। अब हमें निकालना क्या है, एक साथ कार्य करने पर तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब ये अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में जो है पूरा करेगा, हमें ये बताना। तो यहाँ पे देखिए, अगर a + b + c की कार्य क्षमता में हम गुणा कर दें a + b + c को लगा समय, तो ये बराबर हो जाएगा a की कार्य क्षमता गुणे a को लगा समय के। तो a + b + c की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 7 + 5 + 4, मतलब 7 5 12 और 4 16, तो 16। और a + b + c को लगा समय तो टोटल 20 घंटा लगता है, तो 20 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा a की कार्य क्षमता।
ए की कार्य क्षमता 7 है इंटू ए को लगा समय, तो ये हमें ए को लगा समय हमने निकालते हैं। ठीक है, तो 16 गुणे 20 अपान 7 बराबर ए को जो समय लगता है इसको हमें निकाल लेंगे। यहाँ से ये हो गया। अब कार्य का 35% करने में ए को कितना समय लगेगा, 35% जो कार्य का करने में लगेगा कितना समय लगेगा, तो 16 गुणे 20 इसका 35% अपान 100 हो जाएगा। ये गुणे 7 है तो 7 यहाँ पे हो ही जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से कटेगा 7 पचे 35। ठीक है, और 20 गुणे 500 हो जाएगा, 100 से कैंसिल होगा तो 16 घंटे आ जाएंगे, 16 घंटे आ जाएंगे। तो यही हमें निकालना था, ए को लगा समय तो 16 घंटा लग जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 16 घंटे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है और 40 घंटे में 3840 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी यात्रा का पहला भाग कितने समय में समाप्त हुआ ये बताना है। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 बराबर मान लेते हैं T, ये कुल समय हो गया। ठीक है, तो कुल समय जो दिया गया वो कितने में 40 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x की दूरी जो पूरी करता है वो समय लगेगा इसको x बटे 80 घंटे पर मिनट। तो ये समय हो जाएगा पहले वाले भाग का। ठीक है, दूसरे भाग कितना हो जाएगा, तो दूरी है 3840 माइनस x कर देंगे तो ये दूरी जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, तो ये समय आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कुल समय लगता है 40 घंटा, तो 40 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम उलसीएम लेकर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2 इंटू 3840 माइनस x, ये बराबर हो जाएगा 40 गुणे 240। ठीक है, 240 जो एलसीएम लिया था इधर आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7680 माइनस 2x बराबर 24 चौका 96 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 2x बराबर होगा x और 7680 उधर ले चले जाएंगे तो ये 9600 में से घट जाएगा 7680, घटा देंगे इसको। x का मान कितना आ जाएगा 1920। तो 1920 किलोमीटर ये चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहला भाग। तो पहले भाग को पूर्ण करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 1920 किलोमीटर चला है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 घंटे उसको समय लगेंगे पहला भाग चलने में, 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया कि दिया गया रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी बी की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 93 रेलगाड़ी बी की चाल निकालना है। बी की चाल हम मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 93 का अगर देखेंगे तो बी की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और ए की चाल तब क्या हो जाएगी, तो ए की चाल हो जाएगी x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 16 किलोमीटर कम है ना, तो x ए की चाल हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 4 घंटा समय है कम लेती है इस पर हम निकालेंगे इन दोनों का समय। तो 384 किलोमीटर दूरी है, 384 किलोमीटर की दूरी ये चलती है x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चलती है। ठीक, और ये चलेगी 384 किलोमीटर की दूरी एक x किलोमीटर की चाल से। इन दोनों का अगर घटाएंगे तो 4 घंटा कम समय आएगा, वही जो 4 के बराबर हो जाएगा। इसको अब हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से 384 दोनों में कॉमन तो ले लेंगे, x माइनस 16 माइनस 1 अपान x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा द्विघात समीकरण। ये 384 उधर जाएगा और इसको हम लेते हैं एक में, तो x माइनस एक्स प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 16, ये हो जाएगा 4/384। ठीक है,
4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 36, 2 4 6 24, यह हो जाएगा 96। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस 16 बराबर ये हो जाएगा 96 गुणे 16। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 1536। 96 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 1536। अब इसको ऐसे पार्ट में तोड़ना है आपको कि गुणा करने पर हमें 1536 प्राप्त हो और जोड़ने अथवा घटाने पर हमें 16 आए। तो 16 को ऐसे तोड़ना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 48x, 48x लिखेंगे अगर यहाँ पे, 48x प्लस 32x। तो 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा? 16x हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस 48 भी रखा गया है, माइनस 1536 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 48 हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। और इन दोनों में अगर हम प्लस 32 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 48 यहाँ पर आ जाएगा। 48 और 32 का गुणा 1536 होता है। तो ये हो गया वैल्यू, ठीक है। ये बटा नहीं है, इन दोनों में से हमने बताया कि कॉमन लेंगे, ठीक है। ये हो गया, इनको हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 48, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? दूसरे ब्रैकेट में x, यहाँ से 32, तो ये बच जाएगा। तो x बराबर मानने आ जाएगा 48 के, ठीक है। और ये x बराबर माइनस 32 के आएगा, तो स्पीड जो होता है या दूरी होती है वो माइनस में नहीं होगा, तो x बराबर सिर्फ यही वाला लेंगे। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर पर हावर। और x हमने माना क्या था? x हमने माना था b की दूरी, b की चाल, तो b की चाल ही निकालना है, तो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देखते हैं। बराबर 6 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। 94 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो अनुकूल दिया गया है 16 किलोमीटर, प्रतिकूल दिया गया 12 किलोमीटर। तो शांत जल में, अगर शांत जल में नाव की गति हमें निकालना है तो x प्लस वाई अपान 2 कर देंगे, मतलब कि 16 प्लस 12 अपान 2 कर देंगे, तो 12 और 16 होता है 28/2, ये हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की आयु वर्तमान है y। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 11:10 है, 11:10 थी जब उनके बेटे का जन्म हुआ, तो 11x, ठीक है, 11x प्लस 2y, ठीक है, 11x प्लस 2y अपान 10x प्लस 2y, ठीक है। ये बराबर दिया गया है 19/18 के, 19:18, तो 19/18 हो जाएगा। और 2 कहाँ से आया? 2 यहाँ से आए, जब वो बता रहा है कि अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु y है, तो y में हम 2 गुना कर देंगे, 2y हो जाएगा। 2y हम 11/10x में जोड़ देंगे, तो ये बराबर बता रहा है कि 19/18 क्या है। तो हम इसीलिए इनको दोनों को जोड़ के बराबर कर दिए 19/18 के, ठीक है। तो यहाँ अब हम कर लेंगे इसको साल, पक्षांतर गुणा करेंगे, तो 18 का 11x में गुणा करेंगे, 18 का 2x में गुणा करेंगे, इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे बेसिकली। तो 18 गुणे 11 होता है 198x प्लस 18 दूना 36y बराबर 19 दाएं 190x प्लस 19 दूना 38y के, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पक्षांतर करके 8x बराबर 2y के, तो x अपान वाई बराबर हो जाएगा 1/4। अब पिता व माँ की वर्तमान आयु का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो हो जाता है 11x प्लस वाई अपान 10x प्लस वाई। तो 11x, x का मान 11 है, 1 है सॉरी, तो 11 × 11 प्लस 4
4 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके बाद बटे 10x मतलब 10 गुणे 1 10 प्लस 4, तो 11 4 15 बटे 10 4 14, तो 15:14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पाई चार्ट दिया गया, इसमें एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों ABCD में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक हैं और उसने 600 अंक टोटल प्राप्त किया है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जो इधर लिखा हुआ है C और E विषयों में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा A और D में प्राप्त कुल प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। चलिए हम इसको पहले इधर बना लेते हैं, दो साइड में है तो हम इधर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ये हो गया आपका एक पाई चार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इनका सबका बंटवारा कर देता है, इस तरीके से किया हुआ है। ये एक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस तरीके से है। ये मान है ए का मान है 60 डिग्री। ये बी है, बी का मान है 24। सी का मान है 68। डी का मान है 72 डिग्री और ई का मान है 76 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका जो दिया गया है वैल्यू। अब चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 96 का। इस तरीके से दिया गया है, सी और ई विषयों का हमें निकालना है। सी और ई विषयों का हमें निकालना है क्या, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा ए और डी में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी और विषयों में कुल प्राप्त केंद्रीय कोण अगर हम देखते हैं सी प्लस ई में, तो 68 डिग्री प्लस 76 डिग्री दिया गया है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। अब ए और डी अगर देखते हैं तो ए और डी के दोनों का केंद्रीय कोण 60 डिग्री प्लस 72 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा 132 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, 144 डिग्री माइनस 132 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 डिग्री के, ठीक है। 12 डिग्री के हो जाएगा, 12 डिग्री हो गया। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि कितना प्रतिशत है, कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। तो परसेंटेज वृद्धि देखेंगे कैसे निकलेगा। जो 12 डिग्री आया है अंतर, ये किस में आया है, 132 में बटे होगा इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ए और डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना, तो ए और डी का जो प्राप्त अंक है 132 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करने पर इसको गुणा भाग करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9.09%, 9.09% आ जाएगा, जो कि आपका इतना ही वृद्धि है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा 9.09%। बी पार्ट करेक्ट, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है साइन 0 का मान पूछा गया है प्लस साइन 30 इंटू साइन 45 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री का मान वह बराबर कितने क्या होगा। तो साइन 0, अब ये बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब गुणे में है और सबका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। अब 0 में कोई भी चीज़ गुणा करेंगे तो उसका फाइनल 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। समथिंग कुछ भी गुणा कर लेते हैं तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आंसर इसका राइट सी पार्ट है, ठीक है। बाकी अगर ये 0 ना होता तो साइन 30 का मान रखते, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान रखते, तीनों को गुणा करते चारों को, इसके बाद जो है जो वैल्यू आती वो हो जाता। तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0, इसलिए 0 पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 98। देखिए समीकरण दिया गया है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर 10 और 4x प्लस के वाई बराबर 2 के ग्राफ बिंदु दिया गया है a, 4 दिया गया है और प्रतिच्छेदित करते हैं दोनों समीकरण, मतलब दोनों रेखीय समीकरण है। तो के का मान ज्ञात करें। अब जब प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब जो ये बिंदु दिया गया है ये बिंदु इन दोनों को संतुष्ट करेंगे, तो संतुष्ट करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को रखेंगे। तो 4x मतलब कि 4 इंटू ए माइनस 2y माइनस 2 गुणे 4 बराबर 10 के, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 8
बराबर 10 के, तो a बराबर हो जाएगा 9/2 को, ठीक है। और 4x इंटू के वाई सॉरी प्लस के वाई बराबर 2 के, यहाँ पर वैल्यू अगर ए अनुपात ए कामा 4 रखेंगे तो 4 गुणे ए प्लस के गुणे वाई का मान 4 बराबर 2 के, तो ये हो जाएगा 4a प्लस के 4k बराबर 2 के। अब ए का मान जो निकला है वो हम इसमें रखेंगे, तो 4 गुणे 9/2 प्लस 4k बराबर 2 के। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 4k बराबर 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो 18 ठीक है। ए का मान यहाँ पे रख दिया 4 गुणे 9/2 प्लस 4 के बराबर 2 के, तो 9 गुणे 2 18 हो जाएगा, 18 उधर ले जाएंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा 2 माइनस 18, तो 4 के बराबर हो जाएगा -16 के, तो के बराबर हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 चौक 16, तो आंसर हो जाएगा -4। आंसर क्या हो जाएगा इसका -4, जो कि डी पार्ट में दिया, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल प्रतिच्छेदित जब करेंगे, आपको इस तरीके से कहीं ऑप्शन मिल जाए प्रतिच्छेदित करते हैं तो जो बिंदु दिया हो उन दोनों को संतुष्ट करा दीजिए, इस तरीके से आपका वैल्यू निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई आयत है और उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, मतलब कि जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। बीकर्ण की लंबाई दिया गया, इसकी बीकर्ण की लंबाई ये कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हर आयत का जो कोण बनाता है 90 डिग्री बनाता है, मतलब कि अगर हम देखते हैं ए बी सी डी ये आयत हो गया, तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ये त्रिभुज जो बन जाता है त्रिभुज ए बी सी ये समकोण बन जाता है। और समकोण जब बनेगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी के स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है कर्ण, ए स्क्वायर है हो जाएगा, हमें निकालना है बी स्क्वायर का मान 16 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर दिया गया है 20 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम पंचांतर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर होगा 20 से 400 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे 400 माइनस 256, तो ये कितना हो जाएगा 144, तो ए बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ए क्या माना जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, चौड़ाई मान इसकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 100। अमला और बिमला खेल खेलती है जिनमें ए से ई के बीच किसी एक अक्षर चयन करने को कहा जाता है। यदि 2 अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती है। केवल एकल प्रयास में पुरस्कार न जीते ऐसी संभाव्यता ज्ञात करना। तो कुल संभावनाएं जीतने की कितनी बनेंगी, तो ए से लेकर ई तक अगर हम देखेंगे तो कुल संभावनाएं जीतने की, तो जीतने की कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो 1/25 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 हम 25, 5 का स्क्वायर 1/25 बनेगी। ना जीतने की संभावना, न जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो 1 - 1/25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25 माइनस 1 24/25 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 24/25 राइट है, ठीक है। पुरस्कार न जीते ऐसी संभावना बन जाएगी 24/25। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।